हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जहां पर आप लगातार कक्षा 11वीं के विषय पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दूसरी कक्षाओं के विषय भी पढ़ रहे हैं और यहां पर आपको गणित विषय पढ़ाया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से आपका जो कोर्स है, जो स्कूली पाठ्यक्रम है, वो मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए आप में से किसी भी विद्यार्थी को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमारा यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त है। एनसीईआरटी के प्रश्न दर प्रश्न, मतलब एक एक प्रश्न आपको हल कराया जाएगा टॉपिक के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 15.1 के बाद का टॉपिक और 15.2 को बिल्डअप करने का टॉपिक, दैट इज माध्य विचलन की परिसीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मीन डेविएशन। और उसके बाद हम मानक विचलन और उसके साथ प्रसरण के बारे में बात भी करेंगे और हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे इस पर। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले समझते हैं कि माध्य विचलन की परिसीमाएं क्या है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि किसी भी डेटा में, जैसे मैं कहूं कि मैंने ना बहुत सारे नंबर, ऐसे एक संख्या रेखा ली और संख्या रेखा पर बहुत सारे नंबर रख दिए। एक नंबर यहां है, दूसरा नंबर यहां है, तीसरा नंबर यहां है, चौथा नंबर यहां है और पांचवा नंबर यहां है। हमने सबसे पहले यह देखा था कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में चीजें को पढ़ते हैं या सांख्यिकी में पढ़ते हैं तो हम कक्षा 10 में माध्य पढ़कर आते हैं। उसके बाद हम माध्यिका पढ़ते हैं और फिर हम बहुलक पढ़ते हैं। ये तीन चीजें पढ़ते हैं और इन तीन चीजों को पढ़ने के बाद आपको पता चला कि जब बिखराव ज्यादा हो तो ये काम नहीं करती। ठीक है, तो मतलब हम बिखराव को इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब बिखराव निकलता है तो बिखराव के लिए हम लोग, या जब हमारे सामने चीजें बहुत दूर दूर होती है, तब हो सकता है माध्य दोनों का समान हो। वो क्रिकेट वाले बल्लेबाज का उदाहरण देखा था आपने पहले वीडियो में, जब वहां पर माध्य और माध्यिका बराबर थी लेकिन बिखराव ए बल्लेबाज का ज्यादा था बी से, तो उसके लिए अपन ने मानक विचलन निकाला था, या उसके लिए हमने माध्य विचलन निकाला था। माध्य विचलन आप लोगों ने निकाला था। अब माध्य विचलन आपने दो तरीकों से निकाला था, एक तो माध्यिका के सापेक्ष और दूसरा माध्य के सापेक्ष, जो कि हम लोग अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़कर आ रहे हैं। माध्य के सापेक्ष और दूसरा माध्यिका के सापेक्ष। अच्छा, इतना होने के बाद, माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष होने के बाद, अब इस एग्जाम्पल को देखिए। जब डेटा बहुत ज्यादा बिखराव होता है तब आप माध्यिका के सापेक्ष जो माध्य विचलन है उसे पूरी तरह से सही नहीं मान सकते। ठीक है, जब बिखराव बहुत ज्यादा है तो माध्यिका, जैसे अब मान लीजिए बहुत सारा डेटा यहां पर है और बाकी एक डेटा, दो डेटा वहां पर है, तो अगर आप देखेंगे कि इन सभी की माध्यिका तो ये वाला डेटा है, मतलब जो बीच में है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8 और 9 है। तो इन सभी की जो माध्यिका है वो 5 है, लेकिन क्या ये माध्यिका इस 1 के साथ बहुत पास में और 9 के साथ बहुत दूर नहीं है? तो जब बिखराव बहुत ज्यादा है तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन को पूरी तरह से सही नहीं माना जाता। और दूसरा एक और, मतलब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, और दूसरा यह कि जब आप माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालते हैं वो हमेशा छोटा होता है माध्य के सापेक्ष विचलन से। ठीक है, माध्य के सापेक्ष विचलन मतलब यह है माध्यिका के सापेक्ष विचलन, अभी मैं विचलन लिख रहा हूं ना, और यह है माध्य के सापेक्ष विचलन। सुनिए अब मेरी बात को बड़े गौर से। जब माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालते हैं तो वो सदैव माध्य के सापेक्ष विचलन से कम होता है। तो जब माध्यिका के सापेक्ष विचलन यहां से पूरी तरह से सही नहीं है तो माध्य के सापेक्ष विचलन भी पूरी तरह से सही नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है क्या? इसका मतलब
जब बिखराव बहुत ज्यादा हो। देखिए बिखराव को कैलकुलेट करने के लिए ही हम माध्य विचलन और माध्यिका विचलन निकालते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो तो हमें किसी और क्वांटिटी के बारे में सोचना चाहिए, और वही क्वांटिटी आपके सामने यहां पर आने वाली है। तो हम इस टॉपिक में माध्य विचलन माध्यिका विचलन से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं माध्य विचलन और माध्यिका विचलन की। ये लिमिटेशंस हैं कि जब बिखराव बहुत ज्यादा होता है तब इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये सत्य है। तो सबसे पहले आता है प्रसरण और मानक विचलन। ये दो चीजें क्या है? अच्छा देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? प्रश्न ऐसा है कि अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 करना चाहें +5, तो यह आता है कुल मिला के 6 दूनी 12 और 3 15। कितना आता है? 15। तो 1 2 3 4 5 में बिखराव ज्यादा है, मतलब इसे ज्यादा बिखराव वाली संख्या मान सकते हैं कभी कभी। मतलब अगर हम संख्या रेखा के बहुत सारे नंबरों को बीच में कैलकुलेट करें तो 1 से 2 बहुत दूर है, 2 से 3 बहुत दूर है, बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। और अगर आप इसको निकालें कि अगर आपने 1 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग कर दिया और 5 का वर्ग कर दिया, तो ये मिलता है 55। कितना मिलता है? 55, है ना? 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54 और 1 55। और अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 55 का वर्गमूल आता है, जो कि 7 दशमलव कुछ कुछ हो सकता है। मतलब ये जो संख्या है वो 7 और 8 के मध्य आती है। मतलब जो बिखराव 15, जो मतलब बिखराव का योग जो 15 आ रहा था वो 7 और 8 के बीच में सिमट गया जब संख्याओं का वर्ग करने के बाद योग लिया गया। यहीं से आप प्रसरण और मानक विचलन को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी डेटा है तो हम प्रसरण और मानक विचलन दो तरीके से प्रसरण और मानक विचलन निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रसरण की। अब प्रसरण क्या होता है समझने के लिए, प्रसरण को हम निरूपित करते हैं इससे, है ना? ऐसा रो का वर्ग, मतलब इसे कहा जाता है रो, अंग्रेजी में RHO, है ना? रो का वर्ग प्रसरण कहलाता है। और इसे निरूपित करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं अवर्गीकृत के लिए। तो अवर्गीकृत के लिए बड़ा सिंपल है, उसी की मदद से आप समझेंगे और उसी की मदद से हम इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप प्रसरण, जो कि रो का वर्ग होता है, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जितने भी आंकड़े हैं कुल, 1/n का मतलब कुल आंकड़े, है ना? n का मतलब कुल आंकड़े, आपने जितना भी x आई है उसमें से x बार को घटाकर वर्ग कर दिया। क्या क्या चीज है? x आई तो हमारा आंकड़े होते, जो भी आंकड़े होते, एक छोटा सा उदाहरण देख लेंगे अपन यहां पर। और n जो है वो कुल आंकड़े हैं, कि कुल कितने आंकड़े 10 हैं, 15 है, 20 है। और उसके बाद x बार है इन आंकड़ों का माध्य। अब माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। अवर्गीकृत आंकड़ों के केस में हम x बार निकालते हैं, सारे आंकड़ों को जोड़ दिया जाए और उसे भाग दे दिया जाए n से। ऐसे ही होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ आंकड़े हैं जिन्हें मैं टेबल के रूप में लिख सकता हूं। मान लीजिए x आई है 1 2 3 4 और 5, है ना? एक और अपन आंकड़ा जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 0 नाम का एक आंकड़ा और है, 0। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, या चलिए अपन 5 ही ले लेते हैं। 5 ले लिया और उसके बाद आपने बोला कि आपको इन आंकड़ों का निकालना है प्रसरण। हमें क्या निकालना है? प्रसरण निकालना है। अब मुद्दे की बात है कि यहां इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, बारंबारिता नहीं दी होगी, तो सिंपल सी बात है, इनका हमें आंकड़े अवर्गीकृत है। 1 भी एक बार आया है, 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 4 भी और 5 भी, इसीलिए इनकी f देने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले आप इन सभी आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। प्रसरण निकालने के लिए क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है सर, 1 को जोड़ दो 2 में, 3 में, 4 में और 5 में। 1 2 3 3 3 6 4 10 और 5 15, कुल आंकड़े 5 है तो 15/5। कितना? 15/5। और 15/5
मिलाकर हो गए 3। तो x बार मतलब हमारे पास कुल माध्य आया 3। उसके बाद हमने हर xi में से माध्य को घटा दिया, मतलब 1 में से माध्य को घटाया, 3 को घटाया तो -2, -1, 0, 1 और 2, इतना देखा। उसके बाद जो आपको दूसरी टेबल में मिला ना, अभी तक तो ठीक था, हम माध्य विचलन में क्या करते थे, इसका धनात्मक मान लेके जोड़ के माध्य कर देंगे। यहां अलग काम करेंगे, यहां पर हम इसका वर्ग कर देंगे। माध्य विचलन में आप इसका निरपेक्ष मान लेते थे, यहां पर आपको इसका वर्ग करना है। किसका? ये जो आपने इस टेबल में निकाला है ना xi माइनस x बार, इसका वर्ग कर दीजिए। तो -2 का वर्ग 4, ये 1, ये 0, ये 1 और ये फिर से 4। अब अगर आप प्रसरण निकालने जाएं रो का वर्ग, तो ये बड़ा सिंपल है, इन सभी को जोड़ दीजिए। 4 4 8 और 2 10 है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रसरण होगा इस केस में, अगर मैं प्रसरण निकालने जाऊं तो उसका छोटा सा सूत्र है कुल आंकड़े कितने, 1/n और साथ में xi माइनस x बार का वर्ग। तो xi माइनस x बार के वर्ग का योग आया 10, हाँ 10/5। तो प्रसरण आया 2। कितना आया? 2 आया। सिंपल सा तरीका है, बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के अवर्गीकृत आंकड़ों के केस में आप प्रसरण निकाल सकते हैं। यहीं पर एक और शब्द आता है जिसे मानक विचलन कहा जाता है, और प्रसरण जैसा ही मानक विचलन है। अगर प्रसरण निकल जाता है तो मानक विचलन बड़ा सिंपल है। हाउ? प्रसरण का वर्गमूल ले लो। प्रसरण का क्या कर दो? वर्गमूल ले लो। अगर प्रसरण का वर्गमूल ले लिया तो मानक विचलन को अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी लिखा जाता है। एसडी का मतलब होता है एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन। इसे एसडी भी लिख सकते हैं मतलब, ठीक है। एसडी आया √2, प्रसरण का वर्गमूल आ गया मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो इस तरह से आपको सवाल करने हैं यहां पर। चलिए शुरू करते हैं, एक बार फिर से इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो अगर मानक विचलन के बारे में बात की जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले तो आपको प्रसरण निकालना पड़ेगा। अपन बात कर रहे हैं अभी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, है ना। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपके सामने दो चीज आ सकती है। पहली, प्रसरण को निकाला जाता है ऐसे कुछ, रो का वर्ग बराबर 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का वर्ग। और यहीं पर अगर मैं मानक विचलन निकालना चाहूं तो मानक विचलन कैसे होता है? मानक विचलन कैसे निकलेगा? तो मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। इधर वर्गमूल लोगे तो इसको रो लिख सकते हो, और वर्गमूल के अंदर 1/n और सिग्मा xi माइनस x बार के वर्ग का वर्गमूल। अब आप कहोगे सर सिग्मा xi x बार के वर्गमूल का वर्गमूल, वर्ग का वर्गमूल तो वही संख्या आ जाती है। आपके दिमाग में एक ऐसा लॉजिक घूम रहा होगा कि सर अगर मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे मान लीजिए 5 का वर्ग है और 5 के वर्गमूल का वर्ग है, तो इसे 5 लिख देता हूं, तो क्या इसको भी ऐसा लिख सकता हूं? यहां वर्गमूल हटा के पहले जोड़ का चिन्ह देखो, है ना। जोड़ के चिन्ह का मतलब है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। इसका वर्गमूल आप ऐसे नहीं लिख सकते ना कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो जोड़ है, पहले जोड़ होगा, उसके बाद n से भाग देकर वर्गमूल निकलेगा। हालांकि ये भी ऐसा नहीं होता। हाँ ये तो ठीक है, हालांकि चलो ये वाला तो सही है, करेक्ट है। सो आगे बढ़े फिर, चलिए तो प्रश्न करते हैं कुछ मानक विचलन पर। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। इन आंकड़ों के लिए हमें मानक विचलन ज्ञात करना है, प्रसरण भी ज्ञात करना है। तो क्या सबसे पहली स्टेप हमने ये देखा कि आंकड़े कैसे हैं? अवर्गीकृत आंकड़े। आंकड़े कैसे हैं? अवर्गीकृत है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी वर्ग नहीं बना है।
और अवर्गीकृत आंकड़ों में कुल आंकड़े कितने, तो कुल आंकड़े हो गए, जोड़ के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कुल आंकड़े हो गए जिसे आप n कह सकते हैं 10 के बराबर। तो कुल आंकड़े 10 है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले माध्य, क्योंकि प्रसरण निकालने के लिए हमें माध्य ही निकालना पड़ेगा। देखिए जैसा कि हम माध्य विचलन निकाल रहे थे, माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष भी था और माध्यिका के सापेक्ष भी था। यहां प्रसरण में माध्यिका के सापेक्ष प्रसरण नहीं निकालना है, माध्य से ही प्रसरण निकलेगा। मतलब जब भी प्रसरण का प्रश्न होगा हम सीधा सीधा माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले निकालता हूं कि माध्य कितना है, फर्स्ट स्टेप माध्य, मीन। सो हाउ टू फाइंड आउट, सिंपल सा तरीका है सर, जितने भी डेटा है जिसे आप xi कहते हो उनको जोड़ के n से भाग दे दो। तो xi मतलब 6, फिर 8, फिर 10, फिर 14 या 12, फिर 14, ऐसे लेकर डेटा पूरा सिमेट्रिकल है, मतलब 24 तक है, डिवाइड बाय 10। सभी को जोड़ दिया, जोड़ के देखो 6 और 24 30, 8 और 22 30, 10 और 20 30, 12 18 30, 14 16 30, मतलब 30 30 के 5 जोड़े बने। तो x बार आया 5 गुणा 30 मतलब 150 बटा 10। ये जोड़ना ओढ़ने के तरीके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, आप इनको ऐसे जैसे जोड़ते थे कक्षा दूसरी तीसरी में ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो माध्य कितना आया 15। अगर माध्य 15 है तो अब हम कैलकुलेट करने जाएंगे इसका मानक विचलन तथा प्रसरण। उसको निकालने का तरीका कैसा है, तो सबसे पहले हम सारे xi को यहां लिख देते हैं। तो 6 लिखा, 8 ठीक है, 10 12 14 16 18 20 22 और 24, काउंट करो कितने, 3 3 6 3 3 9 और 1 10। अब इसके बाद यहां पर मैं हर xi में से x बार को घटाऊंगा। अगर हर xi में से x बार को घटाऊंगा तो कितना कितना मिलेगा, x बार है 15, 15 6 में से गए तो -9 है ना, 8 में से गए तो -7 ठीक है, 10 में से गए तो -5, 12 में से गए तो -3, 14 में से गए तो -1, उसके बाद 1 3 5 7 और 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन सभी का वर्ग करेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो xi माइनस x बार आपने निकाला है इन सभी का वर्ग कर दो। तो वर्ग करोगे तो 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1 और उसके बाद 1 3 5 7 और 9, 7 9 नहीं सॉरी 1 3 5 7 नहीं, 1 का वर्ग 9 या 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 7 का 49 और 9 का 81। अब आफ्टर दैट हम क्या निकालने जाएंगे, हम निकालेंगे इन सभी का योग, ठीक है। तो इन सभी का योग मतलब हमने जितना भी xi माइनस x बार निकाला है उसका वर्ग करने के बाद योग कितना है। तो ये इतना जोड़ दो, बाकी वाला नीचे वाला डबल हो जाएगा। 81 और 9, 81 और 9 90, 90 और ये दो, अब इन दोनों को जोड़ा, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 90 और 50, तो 90 और 50 140, 140 में 25 जोड़ा तो 165, तो ऊपर ऊपर वाला योग 165, नीचे वाला भी सेम है 165, तो दोनों मिलकर हो गए 330। कितने, 330। कुल आंकड़े कितने हैं, 10 हैं। तो अगर मैं यहां पर प्रसरण निकालने जाऊं तो उसका सूत्र क्या था, उसका सूत्र था कि जितना भी xi माइनस x बार का वर्ग है उसको n से भाग दे दो, मतलब प्रसरण को रो का वर्ग लिख सकते हैं ना। तो रो का वर्ग मतलब 330 को आपने 10 से भाग दे दिया तो प्रसरण आया 33। और अगर यहीं पर मानक विचलन निकालना हो तो मानक विचलन निकालने का मतलब है जो प्रसरण आया उसका वर्गमूल ले लो, मतलब वर्गमूल 33। ये रहे आपके आंसर्स, प्रसरण और मानक विचलन। एक आंसर ये है
दूसरा आंसर ये है। सो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन में जो परेशानी आएगी वो वर्ग निकालने में आएगी। उसके अलावा आई होप कि और कोई ऐसी समस्या नई जनरेट नहीं होने वाली है जो परेशान करे, सिवाय वर्ग निकालने के। क्या इस बात को लेकर आप संतुष्ट हैं? सिवाय वर्ग निकालने के और कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको परेशान करेगा। चलिए डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहां समाप्त होता है, या उदाहरण नंबर 8 समाप्त होता है। इसके पहले के उदाहरण हमने पहले के लेक्चर्स में एनसीईआरटी के हिसाब से कर लिए हैं। चलिए, तो ये वैसे ही यार 330 आया आखिरी में अपना भी। एक असतत बारंबारिता बंटन का मानक विचलन, और मानक विचलन निकालना है तो प्रसरण तो निकालना पड़ेगा। अब असतत बारंबारिता बंटन कैसी होती है? ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक नंबर के इतनी बार आया है, दूसरा नंबर इतनी बार आया है, तीसरा नंबर इतनी बार आया है, कुछ इस तरह से। जैसे हम हर नंबर के लिए कुछ xi और कुछ fi लिखते हैं, यही करते हैं। तो कुछ नहीं करना, प्रसरण का जो यहां फॉर्मूला हो जाएगा, इस केस में अगर प्रसरण निकालने जाएंगे तो वो सिंपल होगा, जैसा पहले आया। ठीक है, प्रसरण का मतलब आपने सबसे पहले 1/n किया, ठीक है, और उसके बाद जितना भी डेटा है उसमें पहले फ्रीक्वेंसी के साथ उसी चीज का गुणा कर दिया जो अपन अभी तक कैलकुलेट कर चुके थे। मतलब अगर यहां हर डेटा का fi दिया है तो x माइनस एक्स या xi माइनस x बार करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी से गुणा करना पड़ेगा। और कोई स्पेशल केस यहां पर नहीं है। अब यहां इसमें n का मतलब क्या है? तो n का मतलब तो कुल आंकड़े है ना। n का मतलब क्या है सर जी? कुल आंकड़े हैं। n का मतलब कुल आंकड़े, ठीक है। x का मतलब माध्य होता है, और इस केस में माध्य निकलने में थोड़ा सा मतलब परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, कुल आंकड़े हो सकता है कैलकुलेट ना कर पाओ तो सारी फ्रीक्वेंसी का जो योग होता है वही कुल आंकड़े होते हैं। इन सभी का योग कर दोगे, जितना भी टेबल में आएगा वो कुल आंकड़े हो जाएंगे। और उसके बाद माध्य निकालने का तरीका तो सिंपल सी बात है, माध्य निकालने के लिए सारे fi xi को गुणा करते हैं इस केस में, और हम n से भाग दे देते हैं, है ना। ये याद है अपन को असतत बारंबारिता बंटन में। और उसके बाद यदि मुझे यहीं पर मानक विचलन निकालना हो तो क्या निकालना हो? मानक विचलन। तो मानक विचलन का केस भी बड़ा सिंपल है। कैसे? जो प्रसरण आया, प्रसरण का मतलब रो का वर्ग, इसका वर्गमूल ले लो, प्रसरण का यही मानक विचलन होता है। बस इतना सा है सर, और कुछ नहीं। तो हम यहां पर बेसिकली जैसे उदाहरण लेकर कर सकते हैं डिस्कशन, कि यदि मैं यहां पर लिखना चाहूं, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण, ये xi है और उसका fi है। xi मतलब कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। और ये डेटा, इसकी जो fi है वो मान लेते हैं 2 है, 4 है, 1 है, और उसके बाद इसे 1 नहीं लेते हैं, इससे को भी 2 लेते हैं यार, और उसके बाद ये 3 मान लेते हैं और ये 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना चलेगा, या इसे 2 मान लेते हैं और 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये इनकी fi दी हुई है। अब इसका आपको प्रसरण ज्ञात करना है। मतलब 3 जो है वो 2 बार आया, 4 4 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 1 बार और 7 2 बार आया है। तो सबसे पहले इस टेबल के अंदर आप इतने इंफॉर्मेशन से भी एक चीज निकाल सकते हैं, वो है n। मतलब योग करते जाओ, किस किस का योग करना है? f वाली का। इसका योग करोगे तो आपको n का मान मिल जाएगा, कि यदि मैं सारे fi का योग करता हूं जो कि n के बराबर है, 4 2 6, ठीक है, 6 4 10 और 1 11, कितना आया? 11। अब ये रैंडम डेटा है, कैलकुलेशन हो सकता है ढंग से आए ना आए। ये होने के बाद हमने क्या किया? हमने निकाला माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य निकालने का तरीका ये माध्य है ना। कैसे? सबसे पहले इनको आपस में गुणा करना पड़ेगा, xi fi को। तो xi fi मतलब 3 दूना 6, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 6 एकम 6 और 7 दूनी 14। जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 6 6 12, 12 और 10 22, हासिल 2, 22 और 5 मतलब 5, 3 तो ये है और 2 पहले के 52। तो आपका माध्य आ जाएगा इन सभी का योग बटा n का योग, फॉर्मूले के हिसाब से 52/11।
जो कि एक सही सही मतलब अच्छा आंकड़ा नहीं आ रहा है, पर ठीक है। उसके बाद आप यहां से क्या करेंगे, उसके बाद आप हर xi में से इस माध्य को घटाकर सीधा वर्ग कर देंगे, वो और सस्ता तरीका है। मतलब हम पहले घटाएं फिर वर्ग करें, तो घटाने के बाद सीधा वर्ग कर दो, ये लिख दो, वो टेबल बीच वाली आप गायब कर सकते हो। इतना चलता है परीक्षा में। और ये कैलकुलेट करने के बाद जो भी आए, क्योंकि अब 6 में से या फिर 3 में से इसको घटाओगे कुछ तो भी मान आएगा, और इसे घटाने के बाद सरल कर सकते हो। ये कैसे? अब सर क्या जरूरी है कि हम सदैव माध्य निकालें? ये प्रश्न भी हो सकता है कि क्या जरूरी है कि हम माध्य निकालें? तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक कैलकुलेटिव वे हो जाता है कि आपको माध्य ना निकालना पड़े, मतलब माध्य नहीं निकालना पड़े। उससे बचने के लिए, मतलब इस प्रसरण को निकालने में आप देख सकते हैं फॉर्मूले में आपको माध्य की आवश्यकता है। आवश्यकता बिना माध्य के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब तक माध्य निकालोगे नहीं, इसमें से इसको किस में से घटाओगे? पर प्रश्न में आप माध्य ना निकाल कर भी आगे बढ़ सकते हैं। वो कैसे? मैं बताता हूं कैसे। माध्य ना निकाल कर भी, तो इतना आपने नोट कर लिया था, वो आप चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हैं। इतना आपने नोट कर लिया था, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये कैलकुलेशन यार अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको अपन छोड़ते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो प्रसरण का मतलब है रो का वर्ग, जिसे आप प्रसरण कहते हैं, और यह निकाला जाता है कुछ ऐसे, 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का वर्ग, है ना। अच्छा, ये क्या a माइनस बी के वर्ग की तरह इसे खोला जा सकता है? खोल सकते हैं ना, इसे तो हम a माइनस बी के वर्ग की तरह खोल सकते हैं। तो यहां से ये जो रो का वर्ग है, क्या वो ऐसा आ जाएगा 1 माइनस n सिग्मा, सिग्मा के अंदर xi का वर्ग, ठीक है, प्लस x बार का वर्ग माइनस 2xi x बार। क्या किया आपने? यहां पर a माइनस बी के वर्ग का सूत्र लगा दिया। वो कितना होता है a माइनस बी का वर्ग? तो ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब ये जो सिग्मा का चिन्ह है ना, ये अंदर तीनों में बट सकता है, मतलब सिग्मा के चिन्ह को कोई परेशानी नहीं है। तो रो का जो वर्ग है वो लिखा जा सकता है 1/n, और सिग्मा के चिन्ह को मैं यहां लिख सकता हूं ऐसा, सिग्मा xi का वर्ग प्लस सिग्मा x बार का वर्ग माइनस 2, और एक मतलब परीक्षा में ना आपको यह फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, ऐसा कुछ। अब उसके बाद क्या है, देखिए सिग्मा जो है या x बार जो है, x बार का मतलब है माध्य। क्या है सर? माध्य। और सदैव एक बात ध्यान रखिए कि माध्य एक अचर संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक के 1 2 3 4 5 नाम के आंकड़े दिए हैं और उसका माध्य आ गया 3, तो 3 अब चेंज नहीं हो सकता, पूरे सवाल में माध्य 3 ही रहेगा, इसीलिए x बार को हम अचर मानते हैं। और आपको यह पता है कि जब भी सिग्मा के अंदर अचर शब्द, अचर चिन्ह आता है, वो अचर बाहर आ जाता है और यहां सिग्मा लग जाता है। जैसे मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा कि सिग्मा 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और सिग्मा ऐसे चिन्ह बच जाएगा, या फिर 2x कह दिया तो x रह जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो यहां पर ये x बार बाहर आ जाएगा, यहां से ये x बार बाहर आ जाएगा। बाकी चीजों को परिवर्तित नहीं कर रहा हूं, और ये बार बार लिखने वाले n को मैं यहां ट्रांसफर कर दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी स्पेस हमारे पास रहे, है ना। बराबर सिग्मा xi का वर्ग प्लस x बार को बाहर निकाल लिया तो x बार का वर्ग, तो x बार का वर्ग ही है, माइनस या सिग्मा, ठीक है, एक बचा यहां पर माइनस, आपने फिर सिग्मा को बाहर निकाल लिया, पर सिग्मा के साथ 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 सिग्मा, सिग्मा नहीं x बार, और सिग्मा xi। इतना ठीक है क्या? चलिए अब देखिए इन दो चीजों को और समझते हैं। यहां से तो बना n रो का वर्ग, ठीक है, सिग्मा xi का वर्ग, ठीक है, प्लस x बार का वर्ग
सिग्मा 1 मतलब आपने 1 को n बार जोड़ा है। सिग्मा 1 का मतलब क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार। तो 1 को यदि n बार जोड़ा जाए तो वो कितना आ जाता है, n आ जाता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि वो तो आ जाएगा n माइनस। अब ये 2x बार है, इस x बार का भी कुछ ना कुछ करेंगे। 2x बार को तो बाहर रहने दो, लेकिन जो सिग्मा x आई है इसका अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, हमें पता है कि माध्य जो होता है वो सारे एक्स आई का योग बटा n होता है। तो सारे एक्स आई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जितने भी एक्स आई है वो n गुणा माध्य होंगे। वहां से n को यहां ले आओ, तो जितने भी एक्स आई यहां पर थे ये वाले, इनको आपने लिख दिया n गुणा माध्य। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ये वाला है ना। सो इन दिस केस क्या आपके सामने n रो का वर्ग ऐसा मिला सिग्मा एक्स आई का वर्ग, और ये मिला x बार का वर्ग गुणा n माइनस 2n x बार का वर्ग। अच्छा, x बार का वर्ग माइनस 2n x बार के वर्ग में से एक बार चला जाएगा, तो यहां पर क्या बचना चाहिए, यहां पर बचना चाहिए रो का वर्ग गुणा n बराबर सिग्मा एक्स आई का वर्ग माइनस n x बार का वर्ग। अब ये x बार को फिर से अपन सिग्मा एक्स आई बटा n लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं, बस अपन ने वही लिखा। तो यहां से रो का वर्ग गुणा n आपके पास बचता है सिग्मा एक्स आई माइनस n गुणा सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय n पूरे का वर्ग। अब ये n का वर्ग तो इस n को एक बार कैंसिल कर देगा, है ना। आप चेक कर लीजिए अगर यहां कोई आपको मिस्टेक लग रही है तो देखो, उसके बाद उस n को इधर ले आओ, मतलब ये इसको सिंपल करोगे n से n कट जाएगा। तो मैं प्रसरण को ऐसे लिख देता हूं कि यहां तो n था, साथ में रो का वर्ग है ना, रो का वर्ग साथ में n बराबर, यहां तो मिलेगा सिग्मा एक्स आई, यही है सिग्मा एक्स आई। अच्छा, सिग्मा एक्स आई का तो वर्ग है ना, सिग्मा एक्स आई का वर्ग, ठीक है। और उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स आई का वर्ग बटा n। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है जैसे मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है 1 2 3, अगर मैं 1 2 और 3 को एक्स आई के रूप में लिखता हूं तो सिग्मा एक्स आई के वर्ग का मतलब है आप पहले 1 का वर्ग करते हो, 2 का वर्ग करते हो और 3 का वर्ग करते हो, उसके बाद जोड़ते हो। और सिग्मा एक्स आई के वर्ग का मतलब है, मतलब अगर इसको ऐसा लिख देंगे पूरे का वर्ग, तो पहले आप जोड़ोगे और बाद में वर्ग करोगे। ऑब्वियसली दीज टू आर नॉट इक्वल, तो ऐसा कुछ है, ठीक है सर। सो इन दिस केस मैंने यहां पर इसे तो ऐसा लिखा रो का वर्ग गुणा n, और इस n को यहां गुणा कर दिया तो n तो बाहर है, सिग्मा एक्स आई का वर्ग माइनस सिग्मा एक्स आई पूरे का वर्ग, और n यहां मिल जाएगा ये लघुत्तम लेकर। अब ये n को और यहां डिवाइड कर दो, तो रो का वर्ग बराबर n यहां आया तो n सिग्मा एक्स आई का वर्ग माइनस सिग्मा एक्स आई पूरे का वर्ग बटा n का वर्ग। और अगर ये आ गया प्रसरण, लेकिन आपको मानक विचलन निकालना होता है, तो मानक विचलन अगर मैं यहां लिखना चाहूं, मानक विचलन जिसे निरूपित करते हैं रो से, जिसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं, दैट इज एसडी। अगर वर्गमूल लिया तो ऊपर वाली संख्या तो n बचेगी, यहां तो n है, ठीक है। और उसके बाद सिग्मा एक्स आई का वर्ग, मतलब एक्स आई का वर्ग करके सिग्मा लगाओ, उसके बाद एक्स आई को जोड़कर वर्ग करो और भाग दे दो n से, क्योंकि n के वर्ग का वर्गमूल n है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है ये असतत बारंबारिता बंटन का है, या असतत बारंबारिता बंटन नहीं,
अवर्गीकृत आंकड़ों का है। अब मतलब ये आपकी किताब में नहीं दिया है अवर्गीकृत आंकड़ों वाला, लेकिन देख लो ऐसे ही होगा। ये अवर्गीकृत आंकड़ों का था, बिल्कुल ये किसका था, अवर्गीकृत आंकड़ों का। अब यदि इसी चीज को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हो, इस फॉर्मूले का उपयोग क्या है, आपको यहां माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप xi और n की मदद से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। दूसरा केस, यदि यहां पर मैं असतत बारंबारिता बंटन की बात करूं तो असतत बारंबारिता बंटन में थोड़ा सा और नया खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर आपके सामने fi गुणा हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा, fi मतलब प्रसरण असतत बारंबारिता बंटन में fi हो जाता है। अगर fi हो जाएगा तो ये fi यहां गुणा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये fi यहां गुणा हो जाएगा तो पूरे में गुणा रहेगा, यही रहेगा, इस पूरे में गुणा रहेगा, तो कैलकुलेशन फिर से थोड़ा सा बदल जाएगा। ये जो विधि है, ये लघु विधि आपको किताब में दी हुई है, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। असतत बारंबारिता बंटन में आप यहां fi का गुणा करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है सर। तो बढ़ते हैं अपन आगे और बात करते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नों की। हमने असतत बारंबारिता बंटन के बारे में बात करना, ये जो है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है प्रसरण। असतत बारंबारिता का कैसे निकालेंगे, यहां हम fi का जो वर्ग है उसे भी मतलब fi का गुणा कर देंगे, तो यहां भी fi का गुणा हो जाएगा, यहां पर भी fi का गुणा, और यहां n बार आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो है वो चलता रहेगा। चलिए यार, तो अपन मूव करते हैं आगे और बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हालांकि ये वैसे काम का भी नहीं है, इस पर सवाल आप, इस मतलब जरूरी नहीं कि इस सवाल की उपयोगिता आपको पड़े, इसके कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि ये फॉर्मूला वैसे ही लेंथी है, याद रखने में भी टफ है। हमने जो पढ़ा है अपन उसी को अप्लाई करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। पहले देखिए टेबल, xi और fi दिया है, तो इसका मतलब है कि यहां बारंबारिता तो है, बारंबारिता मतलब फ्रीक्वेंसी जो कि दी हुई है। दूसरा, आंकड़े सतत है कि असतत है, तो 4 के बाद 8 आया, तो 5 6 7 कहां गया, नहीं है, सीधी सीधी बात है, असतत है। तो बस मतलब डिसकंटीन्यूअस है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ये जो आंकड़े हैं वो असतत बारंबारिता बंटन के हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। असतत बारंबारिता बंटन, और असतत बारंबारिता बंटन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर xi लिखेंगे, fi लिखेंगे। तो इसकी टेबल बनाते हैं अपन सीधा यार, xi fi लिखते हैं सबसे पहले कि यहां पर कहीं ना कहीं xi fi तो होगा, एक xi और एक fi, उसके बिना काम होगा नहीं। 4 8 11 17, 4 8 11 17, और उसके बाद 20 24 32, 20 24 और 32। एक बात नोट करने की है कि जब हम असतत बारंबारिता बंटन में देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि 4 के बाद अगर 8 आया तो 8 का अंतराल है तो 8 के बाद 12 आना चाहिए, ऐसा नहीं देखते। हम देखते हैं कि 4 एक संख्या है, वो कितनी बार आई है, तो हम बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसीज में इंटरेस्टेड है जो कि 3 है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो 3 5 और 9 में है, बाकी ये 11 है कि 11.5, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा 3 5 9 के बाद 5 4 3 1, 5 4 3 और 1। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहला स्टेप आपको, चूंकि प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालने के लिए आपको चाहिए यहां पर माध्य। बिना माध्य से तो प्रसरण निकलेगा नहीं, तो अपन माध्य कैलकुलेट करते हैं। माध्य कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले असतत बारंबारिता बंटन में आपको xi से fi का गुणा करना होगा। 4 का 3 में गुणा 12, 8 पंजे 40, 11 नाम 99, 17 पंजे 85, 20 4 80, 24 तिया 72 और 32 एकम 32। सबसे पहले जोड़ लेते हैं xi fi को, है ना। xi fi को जोड़ेंगे मतलब सारा xi fi का योग कितना है, यहां पर अपन निकाल रहे हैं सबका योग। इनका योग निकाल लेते हैं, 3 और 5 8, 8 और 9,
17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 27, 28, 29 और 30। अगेन वेरीफाई कर लेते हैं और इसे अपन यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 4 26 और 4 30। क्लियर है। तो या उसके बाद 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20 हासिल आए 2। 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 और 10 40, 40 और 2 42। तो आपके सामने दो रिजल्ट तो आए, इन दो रिजल्ट का प्रयोग करना है सबसे पहले। तो पहला रिजल्ट है कि चूंकि सारे सिग्मा एक्स आई एफ आई का योग 420 है और सारे एफ आई का योग जिसे आप एन भी कहते हैं वो 30 है, तो माध्य इस केस में बड़ी सिंपल तरीके से निकल जाएगा। माध्य निकलने का फॉर्मूला हमारे पास है जो कि होता है कुछ ऐसा, जितने भी एक्स आई एफ आई है उन सभी को एफ आई से भाग दे दो। तो 420 का अगर 30 में भाग दूंगा तो एक्स बार का मतलब है 420 का 30 में भाग देना। ये इससे कटा, 3 कटेगा तो आई होप 14 आएगा, तो एक्स बार का मान आया 14। तो माध्य कितना 14 आया। यहां से आप लिख सकते हैं कि माध्य का मान 14 है। आगे बढ़े, फिर माध्य का मान अगर 14 है तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगली टेबल में माध्य का मान 14 आने के बाद हम हर डेटा में से माध्य को घटाएंगे, हर एक्स आई में से माध्य को घटाया जाएगा। क्योंकि माध्य का मान 14 है तो आप हर डेटा में से क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे। 4 में से 14 गए तो -10, 8 में से 14 गए तो -6, 11 में से 14 गए तो -3, फिर 3, फिर 6 और फिर 10, और यहां पर अगर 32 में से गए ये तो 18 बचना चाहिए। हाँ ठीक है। अब आखिरी स्टेप क्या है, जो ये एंट्री आपने निकाली, देखिए यहां तक माध्य विचलन निकालने का और प्रसरण निकालने का तरीका यहां तक लगभग सेम है, इसमें अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया। माध्य विचलन अगर निकाल रहे होते तो ये जो धनात्मक मान है इनको, या जो ऋणात्मक मान है उनको धनात्मक करके योग करते। प्रसरण करने के लिए मैं इनका वर्ग कर रहा हूं, ये हमारा मेन टास्क है। ठीक है, एक्स बार का मान 14 है, 4 में से 14 गए माइनस, 8 में से गए तो -6, इसमें से -3, 3, 6 और 10, 32 में से गए तो 18। बस इनका वर्ग करो, कितना आता है, 10 का वर्ग 100। ये वाली टेबल का वर्ग करना है, 36, 9, 9, 36 और 100, और साथ में 18 का जो वर्ग होता है वो 324 होता है ना। हाँ जी। सो जोड़ दो फटाफट 100 और 36, 136, 136 और 9 145, ये 145 तो ये भी 145, दोनों मिला के 190, 190 और 300 290, 290 में फिर 24 जोड़ा तो 300, नहीं 290 में अगर अपन वेट ये 290 हो गए, 290 में 300 जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये 300 यहां से ले लिया तो ये हुए 590, 590 में अगर 14 जोड़ा तो 614 आपका आंसर आना चाहिए। पर ये 614 सारे एक्स आई एफ आई का जो वर्ग आपने निकाला वो है, जितना भी एक्स आई एफ आई का वर्ग है वो निकला है आपका। चूंकि जितना भी एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग है उसका योग हमारे सामने, लेकिन हमें इस तरह के बंधन में जो कि असतत बारंबारिता होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमें इसके अलावा कुछ और भी करना है, इसका ही जोड़ नहीं करना है, ये तो वैसे भी काम का नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी भी दी है, जब फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो हम इसका इसमें गुणा भी करेंगे, ये भी होता है ना। याद है क्या फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो जिसमें फ्रीक्वेंसी हो तो प्रसरण निकालने के लिए आप ये तो निकालेंगे ही निकालें, लेकिन साथ में ये भी करेंगे, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी में गुणा भी करना पड़ेगा। जो आखिरी एंट्री है वर्ग आपने किया है, तो अगले स्टेप में हम निकालेंगे यहां पर फ्रीक्वेंसी का गुणा एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। 3 का 100 में गुणा 300, 5 का 36 में गुणा तो 210 आना चाहिए।
9 का 9 में गुणा 81, फिर 9 का 5 में गुणा 45 और 4 का 36 में गुणा, तो 72 का डबल 144, 100 का 3 में गुणा 300 और 1 का 24 में गुणा 324। जोड़ दीजिए फटाफट इनको, यही आपका मतलब यही आपको निकालना था अंतिम में। 0 0 0 तो 6 6 4 10 और 4 14 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 जो अपने पास ऑलरेडी था, और उसके बाद 10 और 10 20 हो गए 0 हासिल बचे 2, 10 और मतलब 5 और 6 11, 11 और 1 12 और 2 ऑलरेडी थे तो 14। तो यहां से मिला 1404, 1404। ये आपका फाइनल एंट्री है। उसके बाद प्रसरण की बात कर लेते। प्रसरण कितना होता है? तो प्रसरण होता है जितना भी आपने सिग्मा एफ आई के साथ में एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग किया है उसको भाग दे दीजिए एन से। एन का मान 30, वो 1440 डिवाइड बाय 30। ये हुआ प्रसरण, रो का वर्ग, है ना। अब अगर मैं मानक विचलन निकालने चाहूं तो मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन रो के वर्ग का वर्गमूल होता है। तो ये मिलेगा वर्गमूल 1404 डिवाइड बाय 30। ये दो आपके आंसर हैं सिंपल तरीके से, मतलब इसके बाद यहां से हल नहीं किया जा सकता, ये पूरा नहीं कटेगा, आखिरी में 0 आता तो कटने की कोशिश होती, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट इज द फाइनल आंसर। आई थिंक, आई होप यहां आपको कोई समस्या नहीं है। कैलकुलेटिव है, स्टैटिस्टिक्स में काफी कैलकुलेशन है यार, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा रोक भी नहीं सकते हो। थोड़ा सा यहां पर आई होप कि कुछ तो भी अपन ने जोड़ने में गलती की है शायद, बाकी अपना कैलकुलेशन तो ठीक है। 1374 आ रहा है, अपन एक बार और जोड़ लेते हैं अपना जो कैलकुलेशन है। 1374 आ रहा है क्या? बाकी तो सही है शायद अपना। 210 इनका भी, अच्छा इनका 180 है। ओ 36 का 5 में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, सही बात है। 180, तो इसमें से अगर 30 कम कर दोगे तो 74 आ जाएगा, सही बात है। 1374, तो 1374 यहां पर और 1374 यहां पर भी, तो 1374 1374 1374, सो 1374 1374 एंड वर्गमूल 1374। ये दो आपके फटाफट वाले आंसर हैं, ठीक है। हमने थोड़ी सी जो मिस्टेक की थी वो ये की थी कि 36 का 5 में गुणा करने पर 180 की जगह 210 ले लिया था बस। खैर, तो यही प्रश्न था, उदाहरण मतलब जिसका जो आंसर था वो यहां पर दिया हुआ था। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े ये थे, मतलब इसकी जो टेबल है, जो आंसर सॉल्यूशन वाली टेबल है, वो मैं यहाँ लेकर इसीलिए आ रहा हूं कि कोई एंट्री अगर ऊपर नीचे होती है तो उसको वेरीफाई किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही आपको सवाल हल करने हैं, ऐसे ही आपको यहां पर चीजों को देखना है, ऐसे ही समझना है। अब यहां पर बात आती है अगले टॉपिक के बारे में। अगर कोई यहां समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। एक सतत बारंबारिता बंटन, तो सतत बारंबारिता बंटन का कोई स्पेशल केस नहीं है। सतत बारंबारिता बंटन का केस स्पेशल नहीं है। सतत बारंबारिता बंटन वैसी ही है जैसे होती है, पर यहां पर हमें उसको हल करने का तरीका है, वो कैसे है देख लो फटाफट। सतत बारंबारिता बंटन का मतलब है कुछ तो आपको वर्ग दिया जाता है और उनकी बारंबारिता दी जाती है। वर्ग दिया जाता है, बारंबारिता दी जाती है, मतलब जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, ऐसा कुछ। और उसके बाद इनकी बारंबारिता मान लीजिए 4 दी है, 5 दी है, 3 दी है, ये होती है एफ आई। अब इस केस में आप मानक विचलन और प्रसरण कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड प्रसरण वेरिएंस? बेसिकली कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, ये जो वर्ग है इनका मध्य बिंदु निकाल लो, और मध्य बिंदु निकालने के बाद बचा कुछ नहीं। जब इनका मध्य बिंदु निकल जाए तो आपने इसे कह दिया एक्स आई, है ना। एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या है सर? वर्ग का मध्य बिंदु, मतलब इसका मध्य बिंदु कौन सा है? 0 से 10 का मध्य बिंदु 5, 10 से 20 का मध्य बिंदु 15 और इनका मध्य बिंदु 25। ये निकालने के बाद आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये जो तरीका था
मतलब जो वास्तव में हमारा ये वाला प्रश्न में इंटरेस्ट दी हुई थी, अगर मैं इतने को देखता हूं तो ये अभी बदल चुका है असतत बारंबारिता बंटन में। सतत था इतना देखते हुए, लेकिन अगर इनका मध्य बिंदु ले लिया जाए तो ये असतत में बदल जाएगा, और जैसे ही ये असतत में बदल जाएगा, प्रसरण का सूत्र हमारे सामने था। क्या था? वही कि आप एक्स आई का एक्स बार से वर्ग करके पहले उसका एफ आई में गुणा कर दीजिए और एन से भाग दे दीजिए, जहां पर एन जो है वो सारी फ्रीक्वेंसी का जोड़ है और एक्स बार जो है वो सारे एफ आई एक्स आई को गुणा करके एन से भाग देने पर आया है। मतलब सतत बारंबारिता बंटन को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो असतत बारंबारिता बंटन में। मध्य बिंदु निकाल के उसके बाद वैसे ही करना है जैसे हमने असतत बारंबारिता बंटन में किया है। सतत बारंबारिता बंटन का मध्य बिंदु निकालने के बाद माध्य भी वैसे ही निकालते हैं, माध्य विचलन भी वैसे ही निकालते हैं, प्रसरण भी वैसे ही निकालेंगे, मानक विचलन भी वैसे ही निकालेंगे जैसे कि असतत बारंबारिता बंटन का निकलता है। तो सतत बारंबारिता बंटन का कोई स्पेशल केस नहीं है। जैसे ये प्रश्न आपके सामने दिया है, कुछ वर्ग दिए, मतलब 30 से 40 के वर्ग के अंतराल में, मतलब जैसे मान लेते हैं किसी माध्य, प्रसरण और मानक विचलन तीनों निकालना है, तो प्रश्न में घबराने की आवश्यकता नहीं है। माध्य तो वैसे ही हमको निकालना पड़ेगा। अगर हमें इस प्रश्न को हल करना है तो क्या माध्य नहीं निकालेंगे? वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। बिना माध्य के आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना माध्य के प्रसरण निकलेगा ही नहीं। तो ये तो कोई मतलब बात बोलने की थी नहीं। वर्ग 30 से 40 के बीच में 3 लोग हैं, मान लीजिए, उम्र दे देते हैं, मान लो 40 से 50 के बीच में 7 लोग हैं, 50 से 60 के बीच में 12 लोग हैं, 60 से 70 के बीच 15 लोग हैं, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हम 30 से 40 गए, 40 से 50 गए, 50 से 60 गए, तो आपने सबसे पहले यहां पर यह देखा कि ये एक सतत बारंबारिता बंटन है ना। सतत मतलब यहां पर ऐसी कोई भी स्पेस छूटी नहीं है, जो कि इसे बारंबारता भी लिख सकते हैं, बारंबारिता भी लिख सकते हैं, बंटन। और इसमें आपको क्या क्या निकालना है? तो 3 चीजें ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है पहला ए माध्य, दूसरा बी प्रसरण और तीसरा सी मानक विचलन। मतलब प्रश्न में कुल मिला के आपको प्रसरण ज्ञात करना है। प्रसरण ज्ञात कर लोगे तो मानक विचलन उसका वर्गमूल हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा तो माध्य से ही प्रसरण निकलेगा। तो मेन एम तो प्रसरण ही है। अब उसके बाद छोटी छोटी कुछ चीजें आप यहीं पे लिख सकते हो यार कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब अगर मैं n का मान निकालूं तो n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी का योग कितना, मतलब ये जो बारंबारिता है उनका योग कितना है ना। तो 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 और 15 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50, कितना 50। अब उसके बाद इन वर्गों को बना लेते हैं, किधर, उस साइड, क्योंकि यहां तो इतने में तो काम होगा नहीं, तो ये वर्ग अपन बना रहे हैं टेबल के रूप में। यहां बनाए वर्ग और यहां उनकी लिखी फ्रीक्वेंसीज। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। चलो यार, है ना, ठीक है। 3 7 12 15, तो 3 7 12 और 15। उसके बाद 8 3 2, 8 है ना, 8 है, 3 है और 2 है, 8 3 2, क्लियर है। 3 7 12 15 8 3 2, 3 7 12 15 8 3 2। अब ये सतत बारंबारिता बंटन है। सतत बारंबारिता बंटन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स आई का या जितना भी वर्ग दिया है उसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो हम निकालने जा रहे हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब है एक्स आई
और ये कैसे निकलेगा, ये 30 40 का मध्य बिंदु, 40 मतलब इस वर्ग का मध्य बिंदु कौन सा है, तो इनका 35, इनका 45, इनका 55, 65, 75, 85 और उसके बाद 95, ये रहे मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के बाद आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद अब हमें आवश्यकता है मध्य बिंदु से आगे बढ़ने की, मतलब अब हमें आवश्यकता है माध्य निकालने की। प्रश्न में माध्य पूछा भी है और माध्य निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना माध्य के प्रसरण नहीं निकलेगा। तो माध्य निकालने के लिए चूंकि आपको पता है कि आप fi का xi में गुणा करोगे, उसके बाद जोड़ोगे। तो fi का xi में गुणा करने का मतलब है 3 का 35 में गुणा किया 105, 7 का 45 में गुणा किया तो 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 12 का 55 में गुणा किया तो 55 का डबल 110, 110 का 6 गुना 660, 65 का 15 में डायरेक्ट गुणा करना ही पड़ेगा, 15 पंजे 75 हासिल 7, ठीक है, 15 छंगे 90 और 7 97, ओके। 78, 8 का 75 में गुणा, 75 का डबल 150, 150 का 4 गुना 600, उसके बाद 3 का 85 में गुणा तो 24, मतलब 240 में 15 जोड़ोगे तो 255, और उसके बाद 95 का डबल मतलब 190, इतना ठीक है। अब आपने xi fi को लिखा, आपको माध्य निकालना है तो xi fi को जोड़ना पड़ेगा, xi fi को जोड़ना है। तो चलिए 1 बाय 1 सारी चीजें करते हैं। सबसे पहला टास्क हमें निकालना है xi fi। पहले fi निकाल लेते हैं, सारी fi का योग, ओके। तो 3 4 7 12, 7 और 3 4 7 मतलब 10, 10 और 12 22, 22 और 15 37, 37 और 8 45 और 50, तो इनका योग आया 50, है ना। योग कितना, 50, ठीक है। तो पहले वाले का योग तो आ गया 50, जिसे आप n भी कहते हैं, दैट इज 50। उसके बाद अगला निकालना पड़ेगा fi का, जब मैंने x में गुणा किया है वो कितना है। अच्छा, इसको ऐसे मत कर देना कि सर हम fi का निकाल ले योग और साथ में गुणा कर दे xi का, ऐसा संभव नहीं है, है ना। वरना पता चले आप लोग xi का योग तो निकाल चुके हो 50, इनका योग और निकाल लो और आपस में गुणा कर दो। नहीं नहीं नहीं, गुणा करने के बाद योग निकालना और योग करने के बाद गुणा निकालना दोनों अलग अलग है ना। सो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इन दोनों को आपस में, वो जो आपने टेबल बनाई है आखिरी में, उसका योग करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करो, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, बच गए 2, 0 1 1 1 6 7 7 7 14, 14 और 2 16, 16 के बाद बचे थे, मतलब जो कैरी के 2 थे, 16 और 5 21, 21 और 9 30। वह एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28 और ऊपर के 2 थे, तो बचे 30, 3 बचे सर, ठीक है। तो 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 6 25, 25 26 27 28, 28 और 3 31। ये मतलब कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, क्योंकि माध्य अगर गलत निकला, जैसे पिछले सवाल में होता कि लास्ट में एक एंट्री गलत थी, आप उसे सही करके प्रसरण निकाल सकते हो, लेकिन अगर माध्य गलत हुआ तो फिर पूरी टेबल फिर से बनानी पड़ेगी ऑलमोस्ट। तो ठीक है, एक बार रफ कैलकुलेशन भी चाहो तो कर सकते हो। चलो ठीक है, यहां से 3 बचा था तो 4 4 6 10, 10 और 9 19, 19 6 25, 25 2 27 28 और 3 31। चलिए, तो अगर ये 31 हुआ तो आप यहां से माध्य निकाल सकते हैं। ये तो मिला 3100। तो मैं माध्य के बारे में बात कर लेता हूं। माध्य का मतलब x बार, और x बार का मतलब जितना भी fi xi है उसको आप सारे fi से भाग दे दो, जो कि आएगा x बार बराबर 3100 डिवाइड बाय 50। 0 से 0 गए, ये कट सकता है यार, देखो 6 बार, तो x बार का मतलब मिलेगा 62। यू कैन वेरीफाई। 5 6 30, बचे 2 10, तो 62। x बार आया 62।
एक खतरनाक सा कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि 35 में से 62 जाएगा, 45 में से 62 जाएगा और एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन लेकर आएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट xi में से अगर x बार चला जाए तो कितना आएगा, है ना। तो xi में से x बार जाएगा तो 35 में से 62, xi x बार का मतलब कितना यहां पर 62, 35 में से 62 गए तो 27 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यहां पर -17 और यहां पर -7, 65 में से 62 गए तो बच गए हमारे पास 3, फिर 13 और फिर बचेंगे 23 और फिर 33। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि इसके बाद आपको इसका वर्ग भी करना है। xi का वर्ग या xi माइनस x बार का वर्ग निकाला जाए। बाप रे, 27 का वर्ग नहीं पता, लिख देंगे 27 का वर्ग। हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा सिंपल हो जाए fi के साथ। 17 का वर्ग लिख दिया, 17 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद 7 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग, 13 का वर्ग, 23 का वर्ग और 33 का वर्ग। और इतना निकालने के बाद आपको इन सभी का गुणा किसमें करना है? fi में करना है। तो आखिरी जो स्टेप है उसमें आपको xi माइनस x बार का जो वर्ग आपने निकाला है उसका गुणा fi में करना है। ये है कैलकुलेशंस, ठीक है। यू कैन वेरीफाई यार, मतलब मेरे हिसाब से तो इतना भयंकर चीज आ रही है। तो 27 का गुणा 3 में, मतलब 27 के वर्ग का गुणा 3 में करना है। तो 27 का वर्ग, ठीक है, तो 27 का वर्ग गुणा 3, ठीक है। 17 का वर्ग गुणा 7, 7 का वर्ग गुणा 12, फिर उसके बाद 3 का वर्ग गुणा 15, आफ्टर दैट 13 का वर्ग गुणा 8, फिर उसके बाद 23 का वर्ग गुणा 3 और उसके बाद 33 का वर्ग गुणा 2। और इन सभी को जोड़ के देखो फटाफट क्या आता है। अगेन एक बहुत ही बड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है ये, ठीक है। तो अपन जो टेबल, अपन मतलब बेसिकली आंसर की जो टेबल है उसके साथ अपन मैच भी कर सकते हैं। हमारा जो कैलकुलेशन है वो वाकई में खतरनाक होते जा रहा है, ठीक है सर। देखो अपन ने 729, 27 का वर्ग, उसके बाद यहाँ 17 का वर्ग है 289, 7 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 23 का और ये 33 का वर्ग है। तो अगर हम इनको गुणा करेंगे और सबको जोड़ेंगे तो 1000, 100 और 50 आएगा। सो बेसिकली अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो यह आएगा 1000 या 100 गुणा 100 के आगे 50, बेसिकली 10,050। ये कैलकुलेशन 27 का वर्ग 729 है ना, ये बेसिकली 729, 289, 49, 9 और इसके बाद ये है 169 और ये 1029, 89 होता है शायद, हाँ 1079। 23 का वर्ग 500 समथिंग होता है, 229, 259, ये 23 ही है ना। xi fi का गुणा भी यहां पर किया गया है, xi fi का गुणा अपन ने किया है, बिल्कुल किया है, 255 है, सही है। तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद, गुणा करने के बाद जोड़ोगे तो 150 या 150 आएगा, 10,050 आएगा। तो आपके सामने आखिरी जो एंट्री है वो ऐसी थी, सिग्मा fi xi माइनस x बार का वर्ग, ये मिलेगा 10,050। और 10,050 आपके सामने ये बेसिकली अगर मैं निकालना चाहूं प्रसरण तो ये सिंपल है। कैसे? जितना भी आपने ऊपर निकाला है कैलकुलेशन, सिग्मा, ठीक है, fi, उसके बाद xi माइनस x बार का वर्ग, उसको भाग दे दो n से। प्रसरण को आप रो का वर्ग कहते हो, तो रो वर्ग बराबर 1000 या 10,050 डिवाइड बाय 50। इससे ये गया, ठीक है, और ये गया 2 बार, 201। तो प्रसरण आया 201,
ठीक है, और मानक विचलन तो 201 का वर्गमूल, प्रसरण का वर्गमूल ही होता है ना मानक विचलन, तो धनात्मक मान लेना है बेसिकली, प्लस माइनस मत लगा देना यार। ये हो जाएगा वर्गमूल 201। ये आपके सामने दो आंसर थे, फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो यहां से इस प्रश्न को अगर सॉल्व किया जाए, और हमने जो तीन तीन चीजें निकालनी थी, तो माध्य तो निकला 50, ये 201 और ये वर्गमूल 201। ये तीन तरह के आपके यहां पर इस प्रश्न में जवाब है। कैलकुलेट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कुछ ऐसा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, ना प्रसरण ना माध्य, मानक विचलन। देखिए आपको सीधा सीधा यहां मानक विचलन ज्ञात करने का बोला है, मतलब आपको माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी किताब में भी और आपको भी एक प्रैक्टिस कर देनी चाहिए कि इस प्रश्न में हम एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब चाहो तो आप डायरेक्टली निकाल लो, जैसा कि हम लोग, मतलब जैसा हमने असतत बारंबारिता बंटन में किया। ये असतत बारंबारिता बंटन है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 13 है, ऐसे ही कुछ चीजें बिखरी पड़ी है और उनकी कुछ बारंबारिता दी है। तो चीजें सतत नहीं है और बारंबारिता है, मतलब असतत बारंबारिता है। अब यहां पर आपको सीधा सीधा मानक विचलन निकालना है। अब मानक विचलन असतत बारंबारिता बंटन के केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला अपन ने डिराइव भी किया था अभी, वहां बस FI लिखने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं। आप सबसे पहले सारे n से n को ऐसा लिख दो, उसके बाद बड़ा, क्योंकि मानक विचलन में वर्गमूल होता है तो वर्गमूल लगा देंगे। n को जितने भी FI है उनको x के वर्ग में गुणा कर दो, माइनस जितने भी FI है उनको x के साथ गुणा करके वर्ग कर दो। ये दो चीजें करनी है। मतलब मुझे यहां पर कहीं भी आपको माध्य दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अगर माध्य नहीं दिख रहा तो निकालने की आवश्यकता है क्या? नहीं निकालने की आवश्यकता है। अब देखो सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n की आवश्यकता है। n की आवश्यकता कितनी है? तो सर कुल n का मतलब है ये सारी बारंबारिताओं का योग, है ना। तो n निकालने के लिए क्या, सबसे पहले xi fi लिख ही लेते हैं यार। ये xi है, ये fi है। 3 है, 3 8 13 18 और 23, और यहां पर भी 7 10 15 10 और 6। ये वास्तव में लघु विधि कह सकते हो इसे आप, मतलब छोटा डायरेक्टली फॉर्मूला है जहां माध्य की आवश्यकता नहीं है। अगर माध्य की आवश्यकता पड़ेगी तो टेबल बनाएंगे, पहले FI का XI में गुणा करेंगे, फिर माध्य निकालेंगे, फिर हर आंकड़े में से माध्य को घटाएंगे, फिर उसका वर्ग लेंगे, फिर FI के साथ गुणा करेंगे। दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। थोड़ा सा मतलब ये वाला फॉर्मूला अगर याद रहे तो उपयोग कर सकते हैं, ना रहे तो वो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, आंसर परफेक्ट आएगा। सबसे पहले आपको क्या क्या आवश्यकता है ये देखो। x का वर्ग, FI XI, देखिए XI का वर्ग निकालना है, उसको FI में गुणा करना है। मतलब इस x का वर्ग निकालो, इसको इसमें गुणा करो, और साथ ही साथ ये FI XI का गुणा करके वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले आपने XI का वर्ग निकाल लिया, XI को FI में गुणा कर दिया। ये वाला भाग पहले निकाल लेते हैं। 7 3 21, 8 दाम 80, 13 का 15 में गुणा 180, नहीं 180 नहीं, गलत हो जाएगा। 15 दाम 150 और 45 195, 180 यहां पर, और 23 का 6 में गुणा 6 3 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, करेक्ट है। अब उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा XI का वर्ग। XI का वर्ग मतलब इन सभी का वर्ग। तो 3 का वर्ग तो 9, 8 का वर्ग 64, 13 का वर्ग 169, 18 का 324, और हमें 23 का वर्ग निकालना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। 23 गुणा 23, 23 या 9 तो 69, मतलब 23 या 69, और उसके बाद 23 दूना 46 और 6 52, ठीक है। तो 529। अब अंतिम में इस XI के वर्ग का FI में गुणा करना पड़ेगा। तो इसका इसमें गुणा करना है,
9 का 7 में गुणा 63, 63। 10 का 64 में गुणा 640। 15 का इसमें गुणा, ओहो 15 नमे 135 हासिल 13। 15 छंग 90 और 13 तो 3, 103। ठीक है, 10 बचे। ठीक है, 15 एकम 15 और 10 25। उसके बाद 10 का इसमें गुणा, तो ये तो सिंपल है, 3 2 4 0। और आफ्टर दैट इसका इसमें गुणा, 6 नंबर 54 हासिल 5। 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल 1। 6 पंजे 30 और 1 31। अब आपको क्या क्या करना है, यहां देखो सारी चीजें नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या निकालना है और क्या क्या आप निकाल सकते हैं। पहला n निकालिए। n का मतलब सारी बारंबारिताओं का योग, इन सभी का। ठीक है, 7 10 17 17 और 15, 17 दूनी 34 में से 2 घटा दो 32, 32 और 10 42 और 6 48। तो ये तो और अलग कैलकुलेशन है ना। जोड़ लो यार, 16 16 और 10 26 और ये 26 और 15, 26 और 5 31, 10 41 और 7 48, बिल्कुल सही है। उसके बाद इस XI FI का गुणा, मतलब XI FI जो आपने निकाला है ना, इन सभी का जोड़ कितना है इनका। तो 1 और 5 6, 6 और 8 14 हासिल 1। 2 और 8 10, 10 और 1 11 जो हासिल वाला था, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31 हासिल फिर से 3। ठीक है, और 3 और 3 6, 614, 614। उसके बाद ये वाला योग, कौन सा, तीसरा वाला जो योग है वो है सिग्मा। आपने जो FI निकाला है उसका XI के साथ वर्ग, इन सभी का जोड़। 3 5 8, 8 और 4 12। ठीक है, तो मैं 14 क्यों लिख रहा हूं, 8 4 12। उसके बाद 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 7 17 और 7 24 और एक पहले का था 25, है ना। एक बार फिर से करना पड़ेगा, ये हुए 12 हासिल 1 है। 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 और 4 24 और एक 25। ठीक है, बचे 2 हासिल के। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16 हासिल 1। ठीक है, 3 3 6 और 1 6 और 2 8 और 1 9, तो ये बचा 965। सो नाउ टू फाइंड आउट मानक विचलन, मानक विचलन को अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो रो जो आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, सबसे पहले सारा n जो कि 48 है उससे आपने पूरी कहानी को भाग दे दिया, साथ में वर्गमूल n, n मतलब 48, 48 गुणा 9652 माइनस 614 का वर्ग। अब ये कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन पर जाने से पहले लेट्स वेरीफाई कि हमारा जो टेबल है वो सही है कि नहीं है ना। ये कैलकुलेशन अपन कर लेंगे, चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारा टेबल सही है कि नहीं है। 9652 और 614 और 48, 9652 614 48, मतलब हमने पूरा कैलकुलेशन सही किया है, बस अब यहां मान रखना है। तो 614 का वर्ग निकालो, 48 का 9652 में गुणा करो, तो रो जो आना चाहिए इसे भी हटाया जाए। अब तो आपके सामने मानक विचलन कुछ ऐसा है, 1/48, 48 का गुणा 9652 माइनस 614 का वर्ग। अब ये कैलकुलेशन कैसे करें, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि 48 का 50 में गुणा कर दो और इसका डबल उसमें से घटा दो। किसी भी संख्या का 50 में गुणा करना बहुत आसान है, पर आप डायरेक्टली भी गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। 614 का वर्ग भी आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले हम यहां पर 48 का गुणा करने जा रहे हैं 9652 में। तो ये गुणा तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे करना पड़ता है। तो 9652 मल्टीप्लाई बाय 48, मैं इसको 50 वाला कॉन्सेप्ट लेके नहीं कर रहा हूं, वहां मतलब वो आप लोग कर सकते हैं। 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 छंग 48 और 4 52
हासिल 5, 8 नाम 72 और 5 77। साथ ही साथ 4 दूनी 8 हासिल कुछ नहीं, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 संग 24 और 2 26 हासिल 2, 4 नाम 36 और 2 38। तो ये 38 है। 6 9 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 6 और 4। तो ये कुछ ऐसा मिलता है। तो 1/48 और उसके बाद यहां पर मिलता है 463296 माइनस 614 इंटू 614 है ना। तो सबसे पहले 614 का गुणा 4 में करोगे तो 24 और 14 तो 56 है ना, तो 2456 आएगा। फिर यहां पर 614 करोगे और उसके बाद 6 का गुणा फिर इसमें करोगे तो 36 और 14 42 और 84, ठीक है। तो यह आएगा 84 और साथ में 36। तो ये 6, ये 9, ये 9 और बच तो कुछ नहीं रहा है, 8 और 2 10 और 6 16 37 और 3। अब इसमें से इसे घटा दो, 3 6 या 3 7 6 9 9 6 9 6 में से 9 6 गया तो आखिरी के 2 अंक में तो 0 बचे। 2 है, 2 में से 9 जाएगा मतलब 12 में से 9 जाएंगे, 3 बच जाएंगे, इस 3 का रह जाएगा 2। अब इस 2 के लिए 6 से उधार लो, 12 में से 6 गए तो 6, यहां पर बच गए 6, बहुत अच्छी बात है। यहां से उधार लिया तो बचे 16 में से 9 गए तो 9, या 16 में से 7 गए तो 9, डिवाइडेड बाय 48। अब यही आपका रो है, आपको इससे ज्यादा सरल नहीं करना है। चाहो तो यहां से 100 बाहर निकाल लो, 10 आएगा, 48 से कैंसिल हो सकता है, पर आंसर ये भी ठीक है। मतलब आप ना स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला लगा के आंसर देना है। बाकी ये कैलकुलेशंस क्या हो रहा है, इससे ज्यादा परेशानी परीक्षा में नहीं आती। आंसर अगर एकदम सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को लगाना, है ना। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है परीक्षा में, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से ये सही है, आप इसे चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मानक विचलन इस तरह से निकाला। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि ये सिंपल फॉर्मूला है, ये तो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया। तो अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया तरीका वो है जहां आप माध्य निकाल के करते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो सिंपल है तो फिर वो अच्छी बात है, सिंपल आए। चलें आगे। अच्छा, माध्य कैलकुलेशन वाला सिंपल क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि जो सारे f का योग है ना वो 48 है, अपन ने लिखा है। और अगर आपको माध्य निकालना है तो 48 से भाग देना पड़ेगा। इन सभी के गुणा का इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें, ये सभी योग का मतलब इसका आप 48 में गुणा दोगे तो माध्य आएगा। माध्य कैसे निकलेगा? इन दोनों से। अगर निकालना चाहो माध्य तो इसको 614 को 48 से भाग दे दो। अगर ये पूरी तरह जाता है तो ठीक है, वरना माध्य ही खतरनाक आ जाएगा। फिर माध्य खतरनाक है तो xi में से घटाओगे, मतलब माध्य भिन्न के रूप में आया, xi में से घटाओगे तो वो तो और आपको परेशान करेगा। इसीलिए ये विधि अपनाई गई। खैर, आई होप आप लोगों को ये पता है। इस तरह से हमारा ये आंकड़े थे, कैलकुलेशंस थे। और बढ़ते हैं आगे। प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि। अभी भी वही चल रहा है, प्रसरण और मानक विचलन। अब लघु विधि का मतलब है कई बार डेटा बहुत बड़ा होता है। जैसे इसके पहले हमने एक उदाहरण किया था। इस उदाहरण में जब हम कैलकुलेशंस करने जा रहे थे तो हमारा डेटा काफी बड़ा आ रहा था। मतलब इसके पहले कौन सा डेटा था, एक वो ये वाला, आई थिंक ये वाला। यहां पर आप देखिए कि डेटा बहुत बड़ा है और ये तो एक छोटा सा डेटा है। मतलब हो सकता है लाखों में एंट्रीज हो सकता है यहाँ योग 10 लाख आ रहा हो, 15 लाख आ रहा हो। तो उस केस में प्रसरण मानक विचलन कैसे निकालेंगे? आप लोग देखते होंगे, मतलब आप लोगों ने ऐसा एनालिसिस भी किया होगा कि बहुत सारे आजकल ऐड आते हैं। ऐड में कुछ ग्राफ बताए जाते हैं, ठीक है। वो शेयर मार्केट के किसी एप्लीकेशन के ऐड हो सकते हैं, या फिर आप भी अगर आपने कहीं देखा हो उसे, तो वो कुछ ग्राफ बनते हैं ऐसे अजीब अजीब से। वो ग्राफ जो होते हैं वो माध्य, कई बार उस ग्राफ में से एक सीधी लाइन निकलती है जो बताती है कि ऊपर और नीचे का माध्य ऐसा है, मतलब इसका जो माध्य है वो ऐसे वेरी कर रहा है। तो वो क्या होता है? अब वो उसमें जो डेटा होता है, या मान लीजिए किसी कंपनी का कोई पैसा है, उसकी वैल्यू है, वो अगर अप डाउन हो रही है तो कंपनी की वैल्यू 100-200 रुपए तो होगी नहीं, करोड़ों में होगी। और उस करोड़ों में लोगों के पास उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 10 रुपए 5 रुपए में हो सकता है। तो उन सभी को एक साथ एनालाइज करना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। दैट्स वाई कुछ सिंपल मेथड भी होनी चाहिए, मतलब ऐसी
जो थोड़ा चीज़ों को सिंपल करे। तो हम उसमें से कुछ एक सिंपल तरीका जहां पर हमारे सामने कुछ चीज़ें कॉमन आ जाए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपने सबसे पहले देखा होगा कल्पित माध्य वाला एक कॉन्सेप्ट होता था। आप जिस तरह से माध्य निकालते थे वहां एक कॉन्सेप्ट था कल्पित माध्य वाला, है ना। तो मैं उसी पर बनने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्ग दिया हो और उस वर्ग की आपको f दिया हो और इसकी मदद से आप उसका xi निकाल लेते हैं, ठीक है। अब xi मान लीजिए थोड़ा कैलकुलेटिव आया, जैसे उस केस में आया था 35 45 ऐसा कुछ कुछ। तो आप यहां एक चीज मानते हैं, मान लेते हैं कि माना a जो है वो कल्पित माध्य है, मतलब हमने माना कि जो माध्य आना चाहिए वो 45 है, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया, भले ही माध्य 50 आए, भले ही माध्य 45 आए या माध्य 43 आए या माध्य 100 आए, तो एक कोई भी संख्या आप माध्य मान लेते हैं। और आपको यह सजेशन दिया जाता है कि जो बीच की एंट्रीज होती है उनको आप कल्पित माध्य मान लो। अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे, ए को अपन ने कल्पित माध्य मान लिया, फिर आप एक छोटी सी चीज निकाल दो जिसे आप डी कहा करते थे कक्षा 10 में। डी मतलब इस xi में से इस कल्पित माध्य को घटा दो और h से भाग दे दो, जहां h जो है वो अंतराल है, अंतराल की ऊंचाई है बेसिकली, है ना। h जो है वो किसकी ऊंचाई है, अंतराल की ऊंचाई। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको xi दिया है, xi दिया है 5, 10, 15, 20 और 25। मान लीजिए 30 दिया है, फिर 35 दिया है और 40 दिया है। तो आपने मान लिया कि एक ऐसी वैल्यू मान लो जो माध्य है, तो हमने कहा 25 को अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। फिर हम इस केस में डी निकालते थे और h को मान लेते हैं, चूंकि यहां पर देख लो अंतराल कितना है इनका, 5 का है, 5 से 10, 10 से 15, तो अपन ने इसको 5 मान लिया। तो अब आप डी निकालेंगे, डी मतलब xi में से a घटा दो, 5 में से 25 घटा दो, ठीक है। जैसे अगर इसका अपन डी निकालेंगे तो 5 में से 25 घटाया, भाग दे दिया h से, मतलब 5 से, तो ये कितना मिल जाएगा, -4। अब जहां 5 था उसकी जगह आपको -4 मिला। 10 में से 25 घटाओगे तो कितना मिलेगा, -15, तो ये मिल जाएगा -3, ये -2, ये -1 और ये 0। यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो वैसे, है ना। मतलब हमने 25 की वाली चीज पे 0 आ गया, अब जहां 0 आ गया वहां कैलकुलेशन सारे 0 हो जाएंगे, तो ये तो और अच्छी बात है। उसी तरह 30 में से 25 इसको घटाओगे a को तो 5 बचेंगे, तो ये 1 बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा और ये 3 बच जाएगा। तो इसकी जगह अब आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सिंपल रहेगा। तो कल्पित माध्य माने जाने का जो मतलब है वो ऐसा ही है। तो मान लीजिए आपने एक डी माना है जो कि कुछ इस तरह से है ना। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कक्षा 10वीं से चीजों को याद रखना पड़ेगा। आपकी किताबों में भी डायरेक्टली उनको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं पूरे डीआई को फिर से, मतलब जो अपन ने मेन मुद्दा था वो डिस्कस कर लिया है, लेकिन इस डीआई की उपयोगिता कितनी है, ये माध्य में कैसे सहायक होता है, ये 10वीं कक्षा में आपको बहुत से सवाल दिए हैं इस पे। लघु विधि जो होती है माध्य ज्ञात करने की, तो यहां से एक छोटी सी चीज तो आप लिख सकते हैं यार, है ना, कि ये जो xi है इसे आप लिख सकते हैं कि मैं a में di गुणा h लिख सकता हूं। हर xi के लिए उसका एक di होगा। h और a जो है वो दो अचर संख्या है, a और h जो है वो अचर संख्याएं हैं, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार फिक्स हो गए तो हो गए। x1 के अनुसार d1 आएगा, x2 के अनुसार d2 आएगा, लेकिन a और h को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? ओके। तो अपन क्या करने जाएंगे, हम लोग करने जा रहे हैं अभी प्रसरण निकालें कैसे, है ना। क्या निकालने जा रहे हैं, प्रसरण। तो प्रसरण होता क्या है, और प्रसरण के पहले माध्य निकाल लेते हैं कि माध्य क्या है, वो भी थोड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए हर xi का कोई ना कोई तो fi होगा, हर xi का कोई ना कोई तो fi होगा ही होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा।
तो क्या आपको पता है कि माध्य का मतलब हर xi को उसके fi में गुणा करना, साथ में n से भाग देना है, जहां n का मतलब सारे fi का योग होता है, मतलब सारी बारंबारिताओं का योग होता है। अब xi को आपने ऐसा माना है, तो अगर xi को आपने ऐसा माना, जैसे मान लीजिए ये माध्य है, माध्य को आपने x बार माना, तो ये तो ऐसा मिलेगा सिग्मा a प्लस डी आई साथ में h और उसका गुणा fi में भाग दे दिया जाए n से। उस fi को अंदर गुणा करो और a को अंदर गुणा कर दो, तो या सिग्मा को अंदर गुणा कर दो, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। देखो a उधर से fi मिला प्लस सिग्मा उधर से डी आई h और फिर fi मिला, भाग दे दिया आपने n से। अब a और h दोनों अचर संख्या है ना, a और h तो अचर संख्या है, तो इन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सिग्मा है वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो फटाफट ये यहां से a बाहर है, fi रह जाएगा सिग्मा के साथ, और साथ ही साथ यहां से h बाहर है, तो di रह जाएगा fi के साथ, और यहां से आप n से भाग दे देंगे, और a और h जो है, या a और h जो है वो अचर संख्या होने की वजह से बाहर आ जाएगा। सिग्मा का मतलब योग का चिन्ह होता है, ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सारी fi का योग n कहलाता है। अब छोटी सी बात यहां और सोचने की है, क्या कि fi का योग तो n के बराबर है, तो ये fi की जगह तो n लिख सकते हैं ना, इसकी जगह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कैलकुलेशन में है अभी। तो कैन वी से दैट इन दिस केस जो x बार है वो a साथ में n प्लस h सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइड बाई n हो जाएगा। अब इस n को इसके साथ और उसके साथ करोगे तो ये n तो n कैंसिल हो जाएगा। आपका जो माध्य इस केस में आएगा दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस h बाई n सिग्मा एफ आई डी आई। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या ये, सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमें कैलकुलेशंस में आगे थोड़ा परेशान भी होना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो है ना सिग्मा एफ आई डी आई, इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये a प्लस मान लीजिए y है, जहां पर y जो है उसका मतलब है h बाई एन सिग्मा एफ आई डी आई। मतलब अभी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे यार, थोड़ा परेशान होंगे, तो इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, ऐसा लिख दिया, चलेगा। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और इसी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं प्रसरण में, कि प्रसरण कैसे निकालेंगे। अब तो प्रसरण निकालने के लिए आपको पता है प्रसरण रो का वर्ग होता है, जिसका मतलब होता है आप 1/n से जितना भी आपने निकाला है, ठीक है, एफ आई साथ में एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। परंतु एक्स बार जो है वो ऐसा लिखा गया है, एक्स बार जो है वो कुछ ऐसा लिखा गया है, a h/n या a प्लस वाई, और ये कुछ ऐसा लिखा गया है एक्स आई को a प्लस डी आई एच लिखा है, और इसे आपने y लिखा है। तो इन दिस कैलकुलेशन क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रसरण जो कि रो का वर्ग है वो तो आएगा 1/n माइनस या सिग्मा एफ आई तो जैसा है वैसा है, लेकिन एक्स आई की जगह आप लिख सकते हैं a प्लस डी आई उसका गुणा h में, माइनस एक्स बार की जगह लिखा जा सकता है a प्लस वाई। अब इसे सिंपल करोगे तो a से तो a चला जाएगा, गया। सो इन दिस केस रो का वर्ग बराबर 1/n सिग्मा, यहां पर एफ आई और यहां से डी आई एच माइनस वाई पूरे का वर्ग। नाउ एक बात बताओ, जो आपने a नाम की एक बड़ी सी संख्या यहां निकाली थी वो वास्तव में कैलकुलेशन में प्रसरण के आई ही नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आपको x दिया है 20, 30, 40, 50, तो आप उसमें से a नाम की संख्या को हटाकर
कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, यही कहने का यहां मतलब भी है। सो इन दिस केस y आपको पता है और ये चीज आपको पता है, xi के मतलब ये जो है dih ये भी आपको पता है, y भी आपको पता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फिर समझना। आपने dih लिखा, y की जगह h/n लिख दिया, सिग्मा fi di लिख दिया, तो प्रश्न के अंदर आपको कुछ ऐसा मिलना चाहिए, रो का वर्ग बराबर 1/n सिग्मा fi, dih की जगह dih ही रहने दो, माइनस h/n सिग्मा fi di पूरे का वर्ग। यहां से आप h को बाहर निकालेंगे, h एक अचर संख्या है तो वो सिग्मा के बाहर भी आ जाएगी, तो रो का वर्ग बराबर h का वर्ग डिवाइड बाय n, साथ में सिग्मा जितना भी fi है उसका di निकालो, माइनस हर fi को di के साथ भाग देके मतलब घटा के वर्ग निकालो, दैट इज द न्यू फॉर्मूला। देख लो यार, मतलब कैलकुलेटिव है, अगेन फॉर्मूले को समझना मिस्टेकन है, मतलब परेशानी है, पर हां करना तो पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स में। देख लो फटाफट, कोई समस्या हो तो। बस बताए थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक ये कि जो n है वो गायब कर दिया अपन ने, तो n को अपन फिर से यहां लिख देते हैं, बस दैट इज द फाइनल फॉर्मूला, इसके बिना कुछ भी नहीं। मतलब यही आपका फाइनल आंसर है, ये आ गया प्रसरण। अब इसका मानक विचलन कैसे निकालना है ये तो आपको पता है। तो खैर इतना क्लियर है क्या? अगर इतना क्लियर है तो अपन एक मतलब इसी पर आधारित एक प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। बड़ा सा प्रश्न है, समझने की आवश्यकता यहां बहुत ज्यादा है और देखने की आवश्यकता भी है। प्रश्न को देखो आप, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य, ठीक है, प्रसरण, ठीक है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। और ये सब चीजें दी है 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 और 100 तक, क्योंकि यहां अंतराल बड़े बड़े हैं। 3, 7, 12, 15, 8, 3 और 2। एक बात बताऊं, ये सवाल अपन कर चुके हैं, पर अब हमें इस कैलकुलेशन को जिस तरह से हमने किया था उससे सिंपल तरीके से करना है। मतलब अपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसकी मदद से करना है। तो चलिए फिर इस अंतराल को पूरा लिखते हैं। आपको क्या क्या ज्ञात करना है? पहले तो आपने ये देखा कि ये जो बंटन है वो सतत बारंबारिता बंटन है। कौन सा? सतत बारंबारिता। दूसरा, यहां पर आपको क्या क्या ज्ञात करना है? तो आपको पहले तो माध्य बोला है। माध्य निकालने के लिए क्या आपको fi xi का गुणा करना पड़ेगा? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? दूसरा तरीका भी है। बी, मानक विचलन या प्रसरण, और सी, मानक विचलन। ये 3-4 चीजें आपको फटाफट निकालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले एक टेबल बनाई जाए। वो टेबल क्या कहेगी? वो टेबल कहेगी कि उसके अंदर एक तो जितना भी वर्ग है उसे आप लिख दो। आपको पता है टेबल में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन टेबल के अलावा आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टेबल में 30 से लेकर 100 तक की बात करनी है, तो 30 है, 40 है, 40 के बाद 50 है, ठीक है, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 और 90 के बाद 100। ये चीज को पता है, आप लिख दो एक बार, उसके बाद भूल जाओ। वैसे भी इस वर्ग का मध्य बिंदु निकालने के बाद कोई काम नहीं है, ओके। और उसके बाद उनकी बारंबारिता 3, 7, 12, 15, तो 3, 7, 12, 15 और उसके बाद 8, 3, 2 दी हुई है, 8, 3 और 2। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं xi। इसका मध्य बिंदु 30 से 40 का मध्य बिंदु 35, 45, 55, 65, 75, 95 या 95 नहीं 85 और फिर 95। अब आपको xi दिखा। याद कीजिए कक्षा 10वीं की कल्पित माध्य विधि।
आपको माध्य निकालना है तो कल्पित माध्य में आप क्या करते थे, आप एक कोई माध्य मान लेते थे इनके बीच में ऐसा जहां से न्यूनतम चीजें आपको देखनी पड़े। तो मैंने मान लिया कि ये 65 जो है वो कल्पित माध्य, जो ऊपर और नीचे बराबर उसके अंक लिखे हुए हैं। तो कल्पित माध्य हमने मान लिया कि माना ए जो है, माना ए बराबर 65 है, जो कि कल्पित माध्य है। कितना? कल्पित माध्य, मतलब हमने कल्पना में इसे माध्य मान लिया क्योंकि ये बीच में है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको यहां पर एक ऐसी संख्या निकालनी पड़ेगी डी। उस डी का मतलब होगा आपको xi में से a को घटाकर h से भाग देना है। अब ये h क्या है, तो ये जो अंतराल है ना 10 10 10 10 का, 10 से 30 से 40, 40 से 50, आप इसे h भी ले सकते हैं। तो यहां पर h का मतलब होता है 10, जिसे वर्ग अंतराल भी कहा जा सकता है। मतलब जो वर्ग है उनका अंतराल कितना है, ठीक है। सो देखिए, मतलब इसमें से ए मतलब कल्पित माध्य 65 को घटा के 10 से भाग दे दो। 35 में से 65 गए तो -30, -30 को 10 से भाग दिया तो -3, सेम फॉर्मूला -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब देखो आपको कैलकुलेशन 35 45 से नहीं 1 2 3 से करने। बताओ क्या सरल है, 1 2 3 के 35 45, 1 2 3, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, हर fi को di में गुणा करना होगा, है ना, क्योंकि कल्पित माध्य विधि से अगर आप माध्य निकालते हैं, है ना, हम माध्य निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। माध्य का मतलब x बार, जिसे कहा जाता है a प्लस जितना भी आपने fi को di के साथ गुणा करके निकाला है उसको n से भाग दे दीजिए, है ना, और गुणा कर दीजिए h से। यही है कल्पित माध्य विधि, है ना। कौन सी विधि है ये कल्पित माध्य है। तो इसको इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, -9। आपने हर fi का di में गुणा किया है, -9, ठीक है। 7 में से -2 गए, या 7 का -2 में गुणा किया तो -14, -12, 0, 8, 6 और 6। इन सभी का जोड़ करो कितना आता है। अगर यहां पर आप जोड़ निकालोगे हर fi का di के गुणा के साथ, तो इट शुड बी इक्वल टू -9 -14 -23 और -12 -35 में से 8 गए तो 27 में से और 6 गए, जोड़ रहे ना, तो 21 में से और 6 गए तो -15। कितना? -15। अच्छा, कुल आंकड़े कितने, ये तो अपन ने निकाला ही नहीं। कुल आंकड़े कैसे निकाला जाते हैं? कुल आंकड़े निकाले जाते हैं इन सभी का जोड़, fi का जोड़। कितना है? 3 4 7, 7 मतलब 7 और 10 12, 10 और 12 32 और 15 30, 10 और 12 22 और 15 37 प्लस 8 45। अपन ने इसको 50 निकाला था, तो सारे f का जो मान है वो 50 है। आप यहां से इसे भी निकाल लीजिए। n का मतलब है जितने भी fi हैं उन सभी का मान, जो कि 50 आया। साथ ही साथ यदि आप di का fi के साथ गुणा करके गुणा निकाल रहे हैं तो वो -15 आया। तो x बार का मतलब यहां होना चाहिए कितना, a का मान 65 प्लस -15/50 गुणा 10। ये कटा इससे, ये कटेगा -10 -3 बार, तो 65 -3 मतलब आया 62। अगर आपको याद हो तो उस प्रश्न में भी हमारा माध्य 62 ही आया था। वैसे इस विधि में अगर आपको प्रसरण निकालना था तो माध्य निकालने की आवश्यकता नहीं थी। फिर हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमें प्रश्न में बोला है कि माध्य निकालो, तो हम निकाल रहे, वरना हम नहीं निकालते। तो माध्य 62 आया, बिल्कुल 62 आया। अब बढ़ते हैं आगे। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये चीजें निकालनी है। हर di में से इसका योग घटा के fi का गुणा करना है। अपन ये तो निकाल चुके हैं ना, fi di तो निकाल चुके हैं। अब fi di का सम करो, सिग्मा fi di करो और उसको n से भाग दे दो।
तो यदि मैं सिग्मा एफ आई डी आई करता हूं और एन से भाग दे देता हूं, तो सिग्मा एफ आई डी आई तो हमारे पास, अभी अपन प्रसरण निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? प्रसरण। प्रसरण का जो सूत्र है, उस सूत्र के लिए आपको, मतलब सूत्र अपन ने देखा है कि प्रसरण का मतलब सर ऐसा है कि h का वर्ग बटा n साथ में एफ आई, है ना, देख लो यार, सिग्मा एफ आई डी आई, फिर सिग्मा एफ आई डी आई बटा n। तो अपन ने इसे लिखा कि पहले तो सिग्मा है, बिल्कुल सिग्मा है, बड़ा सा सिग्मा लगा देते हैं। फिर उसके बाद एफ आई डी आई है, तो ये एफ आई है, और उसके बाद ये डी आई है, और उसके बाद जितना भी सिग्मा एफ आई डी आई आप निकाल रहे हो उसको n से भाग देकर वर्ग करना है। तो एफ आई डी आई तो अपन निकाल चुके हैं, एफ आई डी आई का मतलब -15। हाँ जी, तो एफ आई डी आई का मतलब तो -15 है। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर -15, इसीलिए ये जो शब्द आ रहा है ना, सिग्मा एफ आई डी आई बटा n, मतलब -15 बटा n 50, तो ये मिलेगा -3/10। कितना? -3/10। अब आपको हर डी आई में से आपको क्या करना है? हर डी आई में से -3/10 घटाना है। ये इसका मान -3/10 है। आपके पास डी आई है, आपको हर डी आई में से -3/10 घटाना है। सो अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम हर डी आई में से -3/10 घटाएंगे। तो 3 में से -3/10 गए तो -33/10। उसके बाद -2 में से 10 गए तो -23/10, और -1 में से 3/10 गए तो -11/10, 11 नहीं 13/10। ये भाई साहब 0 में से -3/10 गए तो +3/10। अच्छा, रुको, -3/10 जा रहा है ना, हमने थोड़ी सी मिस्टेक किया आई थिंक। -3/10 करेंगे तो ये तो धनात्मक हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, और हमें इसमें से -3/10 करना है। देखो एक बार ऐसा कुछ करना है, उसका जो मान है वो -3/10 है, तो जोड़ना पड़ेगा इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -3 में -3/10 किया तो 27 ऋणात्मक बटा 10। उसके बाद -2 में जोड़ा तो -17/10, ठीक है। उसके बाद -7/10, फिर 3/10, फिर 1 में जोड़ा तो 13/10, ठीक है। और यहां जोड़ा तो 2 में जोड़ा 3/10, तो कितना आया? 2 में 3 जोड़ा मतलब 20 में 23/10, और उसके बाद आखिरी में 33/10। और अगर आपको याद हो तो वहां पर भी आंकड़े ऐसे ही थे, -27, -17, -7, 3, 13, 23 और 33, जो एक पहले वाला प्रश्न था। अब उसके बाद आपको हर एफ आई में इसका गुणा करना है। ये तो आप निकाल चुके हो। इसका वर्ग करके हर एफ आई में गुणा कर दो, इसका वर्ग करो और हर एफ आई में गुणा कर दो, यही करना है। तो अपन इसका वर्ग करने जाएंगे और हर एफ आई में गुणा करेंगे। वर्ग करेंगे मतलब ये जो, मान लीजिए आपने इसको टी कह दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये जो टी है आप एफ आई का टी के वर्ग में गुणा करोगे। तो -27 का जो वर्ग है वो 729 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 एफ आई। -17 का 289 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 10 का वर्ग तो 100 अभी भी होता है। उसके बाद 12 का गुणा -7 के वर्ग में तो 49 इंटू 12, फिर भाग देना पड़ेगा 100 से। अंतिम बात 15 का 3 में गुणा, 15 का गुणा 3 के वर्ग में तो 15 गुणा 9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, और उसके बाद 8 का गुणा 13 के वर्ग में, तो 13 का वर्ग तो है 169, और इसमें गुणा में करूंगा 8 का और भाग दे दूंगा 100 से, ठीक है। उसके बाद 3 का 23 में, तो 3
गुणा 23 का वर्ग 529 गुणा 3 मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई नहीं यार, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, डिवाइड 100। 10 का वर्ग 100 है इसीलिए अपन ने 100 से भाग दिया। 33 का वर्ग 1089 गुणा 2 डिवाइड बाय 1000 या 100, ऐसा कुछ। अब देखो, इतना करने के बाद आपको इन सभी को जोड़ना है। इन सभी को जोड़ने के बाद आपको h के वर्ग से गुणा करना है। h 10 है तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। सबके बटे में 100 है तो 100 सब दूर से चला भी जाएगा। ये भी तो होगा, सबके बटे में कितना 100 है तो 100 सब दूर से चला भी जाएगा। तो बचेगा कितना, इस केस में सिर्फ यही बचेगा, मतलब इसको जोड़ जोड़ करके आपको गुणा करना और कुछ भी नहीं करना, जैसा अपन ने वहां किया था। तो वही कैलकुलेशन से वही समस्या है, वही सवाल है। मेरे हिसाब से यह आ जाना चाहिए 10,050 बटा 100। कैलकुलेशन करोगे तो वही आएगा जो कि वहां पर भी वही आया था, 10,050 बटा 100। तो ये जो कहानी है इतनी आपको मिल गई, 10,050 बटा 100 सिग्मा FI। उसके बाद आपने DI निकाला माइनस सिग्मा FI DI डिवाइड बाय n, ये आपको मिला 10,050 डिवाइडेड बाय 100। और अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे रो का वर्ग उस फॉर्मूले के हिसाब से। h का मतलब 10 का वर्ग, n का मतलब 50, और यहां पर 10,050 डिवाइड बाय 100। तो देखो 100 से तो 100 कट गया, 50 से ये कटा 201 बार, और सिग्मा का मतलब रो का जो वर्ग है वो 201 है, तो रो का जो वर्गमूल आएगा वो 201 आएगा। तो ये 201 तो प्रसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे प्रसरण कहते हैं, और इसे कहा जाता है मानक विचलन। इस प्रकार से आप इस विधि से भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इस तरह से ये चीज समाप्त होती है। सवाल वही थे, कैलकुलेशंस वही थे, आंसर भी वही आया। अपना भी लगभग कैलकुलेशन वही है, इनका भी लगभग वैसे ही है। इन्होंने YI निकाला, मतलब वही अपन ने जो DI निकाला ऐसा, उसके बाद उसका वर्ग किया और YI, मतलब इनने शॉर्ट मेथड और लगा दी बाद में, जो कि अगेन क्लियर है, सिंपल है, सेम है। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर देखें तो आपको यहां पर बहुत आसानी से ये वीडियोस मिल सकते हैं। आप CBSE हिंदी माध्यम का चयन कीजिए, उसके बाद आप कक्षा 11वीं का चयन कीजिए, वहां पर आप गणित विषय देखेंगे। जैसे ही आप गणित विषय देखेंगे, आप गणित विषय पे क्लिक करेंगे, गणित के लिए आपको जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है वो दिखा रहेगा। इसके अलावा नीचे आपको बहुत सारे चैप्टर्स के नाम रहेंगे। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसके बहुत सारे वीडियोस होंगे, जिन वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो चालू हो जाएगा। चैप्टर दर चैप्टर, कॉन्सेप्ट दर कॉन्सेप्ट आपको सब कुछ दिया हुआ है। बाकी आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आपके स्कूल का पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको करना क्या है, एक तो इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और तीसरा सब्सक्राइब चैनल को करना पड़ेगा। आप सभी से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।